नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ हैं भाऊ तोरसेकर। भाऊ, बहुत स्वागत है। नमस्कार। और बहुत सारे दर्शकों के लिए ज़रूर ये आश्चर्य का विषय होगा कि भाऊ और मैं एक ही फ्रेम में हैं, क्योंकि भाऊ आप जानते हैं कि करीब 6-8 महीने से दिल्ली में रह रहे हैं और मुंबई से उनका दिल्ली आगमन हुआ। जब भाऊ आए थे तो मैं एक कर्टसी कॉल के लिए गया था और अब भाऊ को मैंने आमंत्रित किया है तो उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है। तो भाऊ, सबसे पहले तो आपका बहुत अभिनंदन। नमस्कार। आप पधारे घर पर। और क्यों ना आज इस वीडियो में हम भाऊ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें आप लोगों से कि मुंबई और दिल्ली की ये यात्रा, मुंबई का उनका अपना अनुभव, जहाँ वो जन्म लिए, जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, जहाँ बड़े हुए, जहाँ उनकी पत्रकारिता रही, जहाँ लेखकीय जीवन रहा, और दिल्ली बेटी की वजह से, क्योंकि उनका डेपुटेशन दिल्ली में हुआ तो इसलिए सपरिवार अपनी बेटी को भी संभालने के लिए वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो दिल्ली का भी उनका अनुभव जानेंगे। 6-8 महीने उनको हो गए हैं दिल्ली में रहते हुए। हालांकि कोई बहुत बाहर की गतिविधियां निश्चित रूप से भाऊ की नहीं रही होंगी दिल्ली की, लेकिन फिर भी उनको दिल्ली में कैसा लग रहा है ये तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे और आप भी जानना चाहेंगे। तो भाऊ, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि दिल्ली का जो ये 6-8 महीने का आपका प्रवास है, जो अभी 3 साल रहने वाला है, ये 6-8 महीने का प्रवास कैसा रहा है और अनुभव कैसा रहा है आपका दिल्ली का? वैसा तो घर में ही रहा हो, अभी घूमा नहीं हो, क्योंकि आया तो सर्दी चल रही थी, ठंड इतनी थी कि आदत नहीं है। मुंबई वालों को वो आदत है ही नहीं। मुंबई में सर्दी भी उतनी रहती है, गर्मी भी उतनी रहती है कि मान लो कि फ़र्क ही नहीं है। क्योंकि सर्दी का मतलब ये होता है कि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और गर्मी का मतलब ये होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। वैसे टेम्परेचर में मुंबई के बहुत सारा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ का जो फ़र्क है वो टेम्परेचर का फ़र्क है। सही। और हवा सूखी सूखी सी होती है और इसलिए पहले 2-3 महीने तो सर्दी के निकल गए। जहाँ घूमना तो बाद की बात है, इस रूम से उस रूम में जाने में भी तकलीफ़ होती थी। अब थोड़ा घूम सकता हूँ, लेकिन गर्मी की आदत डालनी पड़ेगी। देखते हैं कैसा। लेकिन कुछ लोगों से मिला हूँ। एक दिल्ली में आने के बाद पहली बार सुनील देवधर के ज़रिए आमंत्रण मिला तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मेरा भाषण भी हो गया। जी जी। वरना अभी लोगों से मिला नहीं हूँ। बहुत सारे कुछ लोग मिलने आए हैं, मैं बाहर ज़्यादा नहीं गया हूँ। वैसे देखो तो पहली बार ओमकार जी के घर आना हुआ, तो बस यही है अनुभव दिल्ली का। और भाऊ, जो दिनचर्या आपकी मुंबई में रहती थी, यानी प्रतिपक्ष चैनल के लिए वीडियो बनाना, विषयों का चयन करना, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको दिल्ली में आई? क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं भी करीब 4 दशक का मेरा पत्रकारिता का अनुभव है। अब मीडिया के और संचार के इतने साधन हैं कि तमाम सूचनाएं, तमाम घटनाओं की जानकारी आपको पल पल मिलती रहती है। और जब आपको कोई समीक्षात्मक वीडियो बनाना होता है तो उसमें कोई परेशानी पेश नहीं आती है। तो दिल्ली में भी आपका रूटीन वही बना हुआ है जो मुंबई में रहते हुए था? हाँ, रूटीन तो वैसा ही है। सिर्फ एक क्या है कि मौसम और हवा की जो या गर्मी सर्दी का खेल चलता है, उसमें थोड़ी बॉडी साइकिल बिगड़ गई है। यानी नींद कब आती है पता नहीं चलता, फिर रात देर तक नींद नहीं आती, फिर सुबह 12 बजे तक सोता हूँ।
लेकिन बाकी का जो काम है वो तो सूचना मिलती है, उस पर ही विश्लेषण चलता है। मैं तो पिछले 30-35 साल से विश्लेषण ही करता आया हूँ। रिपोर्टिंग के मामले में मैं पहले से ही कम था, विश्लेषण का ही, मेरी पत्रकारिता विश्लेषण की रही है, एनालिसिस की रही है, और गतिविधियाँ समझने की कोशिश, ये मेरा काम रहा है, रिपोर्टिंग नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ क्यों होती है, कैसी होती है, क्या ये टाल सकते हैं या होनी को अनहोनी को हो सकती है, ये मेरा तरीका ये रहा है। तो पत्रकारिता करते वक्त मेरी बात हमेशा इस तरफ मुड़ती रही कि भाई औरों ने जो बताया है उससे कोई अलग छूट गया है क्या, अगर छूट गया है तो वो ढूंढना चाहिए, वो बताना चाहिए। क्योंकि मैं जहाँ पत्रकारिता के पाठ लिए हमने, तो उस समय तो कॉलेज वगैरह उसके नहीं थे, कोर्स नहीं थे, तो जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि जो दुनिया को मालूम नहीं है और दिखकर भी दिखता नहीं है, तो वो दिखाना और समझाना, इसको ही मैं पत्रकारिता मानता रहा हूँ। तो प्रतिपक्ष हो या यूट्यूब का जो सिलसिला 2 साल से चल रहा है, उसमें यही कोशिश मेरी रहती है कि जो चैनल में, प्रिंट मीडिया में आया है, उससे कोई छूट गया है तो वो दिखाने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो, वहाँ उंगली उठाकर दिखाओ जहाँ लोगों की नज़र नहीं जाती। तो वो मुंबई में जैसे था वैसे ही दिल्ली में। भाऊ, एक बात ज़रूर जानना चाहेंगे मैं भी और दर्शक भी, और वो ये कि इतने कम समय में इतनी बड़ी कामयाबी, 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर आपके चैनल पर हो चुके हैं, लगातार ये बढ़ रहे हैं, लोगों का जो स्नेह है, प्यार है, जो विश्वास है, वो प्रतिपक्ष में और आप में बढ़ता जा रहा है। इसकी यूएसपी क्या है, इसका मतलब रहस्य क्या है, ये तो हम भी जानना चाहेंगे। कंटेंट, आपकी प्रस्तुति, या मराठी में जो इस समय मीडिया काम कर रहा है वो, और जो मराठी भाषा समझने वाले महाराष्ट्र के बाहर लोग हैं, उनकी जो अपेक्षाएं रहती हैं मीडिया से, वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, और आपने और आपकी देखा देखी कुछ और महाराष्ट्र के ही पत्रकारों ने कुछ चैनल शुरू किए हैं और उनको भी वैसा ही समर्थन मिल रहा है। तो जो मूल कह सकते हैं कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया जिसको कहते हैं मराठी, उसने निराश किया, और ऐसे में आप लोग पर्दे के पीछे की तमाम घटनाओं को साथ में लेकर के आए, इसलिए लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है आप लोगों को। बिल्कुल, देखिए यूट्यूब मीडिया का जो एडवांटेज है वो ये है कि आजकल पुराने ज़माने में तो सुबह घर में हमारे न्यूज़पेपर आता था प्रिंट मीडिया से, तब खबर पता चलती थी, वरना तो शाम को 7 बजे या सुबह 7 बजे वगैरह रेडियो पर खबरें होती थी, वही खबर मिलने का एक सोर्स होता था। या तो कोई हमारा दोस्त कहीं दूर का है, वो फ़ोन करके बता दे, खत लिख कर बता दे, इतनी ही सूचना आने की या खबर आने की जगह होती थी। अब ये बात हो गई कि अमेरिका में भी कुछ हो गया, रशिया में कुछ हो गया, तो ये सोशल मीडिया से हमको जल्द फटाफट समझ जाता है, उतना कोई न्यूज़ चैनल भी नहीं दिखा सकता, इतनी जल्दी खबर हमारे पास पहुंच जाती है। तो लोगों की ज़रूरत बदली है। जर्नलिज्म की एंगल से हम देखते हैं तो एक बात हो गई कि लोगों को खबर पहले से मालूम है, आपको खबर समझानी है, इसलिए एनालिसिस या विश्लेषण को महत्व आया है। और उसमें जो एस्टेब्लिश मीडिया है, मीडिया हाउसेस है, वो कहीं ना कहीं वो पीछे पड़ गए। वो अपना अपना एजेंडा लेकर पिछले 10-15 साल से काम कर रहे थे, और अब लोगों को एजेंडा बिल्कुल नहीं चाहिए कि लोगों के पास सूचना है, लोगों को खबर मिली है, आपको खबर समझानी है। अब एक छोटा उदाहरण आपको दे दूंगा। जी जी। देखिए, पिछले 1 महीने से, यानी गुड़ी पाड़वा जो होता है, गुड़ी पाड़वा के दिन राज ठाकरे ने एक शिवाजी पार्क में मीटिंग की, उसके 8-10 दिन बाद उन्होंने ठाणा में एक मीटिंग की, उसके बाद कुछ 15-20 दिन में औरंगाबाद में मीटिंग की। ये 3 मीटिंगें उन्होंने की, और 3 मीटिंगों में पूरा का पूरा महाराष्ट्र की जो राजनीति है
उसमें उथल पुथल हो गई। जी जी। इसका अंदाज़ा तक हमारे मराठी मीडिया को नहीं था, ना कि बाकी के मीडिया को था, कि ये अचानक क्या हो गया कि बीजेपी और बाकी 3 पार्टियां, बस 4 में राजनीति बट गई थी। अचानक से ये 5वां कौन आ गया और जिसको हम ये ख़त्म हो गया, इसका अभी कुछ बचा नहीं, ऐसे बोल रहे थे, वो आकर घुस गया है। और इसका असेसमेंट भी हमारा मीडिया नहीं कर पा रहा है, ना मराठी मीडिया कर पा रहा है, ना टोटल मीडिया कर पा रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि राज ठाकरे चाहते क्या है, कर क्या रहे, हो क्या रहा है। जी जी। और इसका कारण यही है कि ये सही ढंग से ना समझ लेते हैं, ना उसका असेसमेंट करते हैं, ना उसका एनालिसिस करते हैं। अगर वो कोई एनालिसिस करने वाला होगा तो उसकी तरफ लोग आकर्षित होंगे, जो प्रतिपक्ष के पास आकर्षित हो रहे हैं या और बाकी कोई यूट्यूब चैनल है उनके पास आकर्षित हो रहे हैं। इसका कारण जो एस्टेब्लिश मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उससे अलग नज़रिया यूट्यूब वाले दिखाते हैं। अभी मैं आपका एक वीडियो देख रहा था भाऊ, आपने कहा भी है कि इन 3 रैलियों ने शरद पवार को एक तरीके से इरिलीवेंट सा कर दिया है, अलग थलग कर दिया है। इसको आप कैसे समझाएंगे? अब देखिए, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया गुड़ी पाड़वा के बाद शरद पवार की बात हमको दिखा रहा है। वो क्या बताते हैं, पवार बार बार, कम से कम औरंगाबाद मीटिंग होने तक मुंबई यानी शिवाजी पार्क और थाना में राज ठाकरे की रैलियाँ हो गई। उसके बाद पवार साहब और बाकी सारे महाविकास आघाड़ी के नेता एक ही बात रटते रहे और चैनल वाले दिखाते रहे कि भाई राज ठाकरे को कोई सीरियसली नहीं लेता, राज ठाकरे को गंभीरता से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बार बार दिखाते रहे, लेकिन असलियत क्या थी? हर खुद शरद पवार राज ठाकरे को गंभीरता से ले रहे हैं। अगर आप, उन्होंने 2 मीटिंगें की और अगर 12-14 बार पवार साहब उस पर रिएक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब खुद पवार राज ठाकरे को गंभीरता से ले रहे हैं। सही। अब दूसरा एंगल देखिए, पवार साहब बोलते हैं कि राज ठाकरे को कोई गंभीरता से लेता नहीं और लेने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए, इनके ही पार्टी के महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है, उन्होंने राज ठाकरे को गंभीरता से ले लिया। पूरा पुलिस प्रशासन मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर का कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उतारने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब राज ठाकरे ने जो मुद्दा उठाया वो मुस्लिम मौलवी मस्जिदें गंभीरता से ले रहे हैं। सही। और शरद पवार को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा और खुद पवार बोलते हैं कि राज ठाकरे को गंभीरता से नहीं लेना। तो आप समझ सकते हो कि अगर भाऊ तोरसेकर हो या और कोई यूट्यूबर बोलता है कि पवार को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है लेकिन राज ठाकरे को गंभीरता से ले रहा है, तो लोग वो समझना चाहते कि अगर जिसको गंभीरता से नहीं लेना है तो उसके बारे में 1 महीने से बवाल क्यों हो रहा है। सही। जिसका मतलब ये है कि हर कोई राज ठाकरे को गंभीरता से ले रहा है। राज ठाकरे ने घोषित किया कि मैं अयोध्या जाऊंगा, उसके बाद पवार का पोता जाकर आया, अब उद्धव ठाकरे का बेटा जाकर आएगा। मतलब लोग उसको गंभीरता से ले रहे हैं और पवार बोलते हैं कि गंभीरता से मत लो। तो ये जो फर्क है, ये जो पहलू है कि लोग राज ठाकरे को गंभीरता से ले रहे हैं और पवार साहब को उनकी पार्टी भी गंभीरता से नहीं ले रही है, ये अलग पहलू है। और इसको ही खबर बोलते हैं, इसको ही एनालिसिस बोलते हैं। ये लोगों की ज़रूरत है। अगर ये प्रतिपक्ष बताता है तो लोग उस पर मुड़ेंगे। और भाव का यही नज़रिया प्रतिपक्ष चैनल को भी और भाव के विश्लेषण को भी एकदम जुदा कर देता है बाकी तमाम चैनलों और तमाम पत्रकारों से। भाव दोबारा से मैं आता हूँ। मैं और एक बात बता दूँ। जी जी। बात निकली है तो जी। देखिए, राज ठाकरे अचानक कहाँ से आ गया जी, ये आपको अगर बिल्कुल समझना है, मैं राजनीति की भाषा नहीं करूँगा, पॉलिटिकल एनालॉजी में नहीं बोलूँगा, मैं आपके खुद के अनुभव के बारे में बोलता हूँ। समझो आप ट्रेन में हो, आप बस में हो, आप बाहर से आकर दौड़ कर बस में घुस जाते हो, बस में घुसने तक की जगह नहीं रहती,
लेकिन आप घुस जाते हो, लोग आपको घुसने नहीं देते, फिर भी आप घुस जाते हो, और बस शुरू हो जाती है, ट्रेन शुरू हो जाती है, तो अरे ये गिरेगा, वो भी लोग गिरना नहीं देते। तो आहिस्ते आहिस्ते आप जब घुस जाते हो तो अंदर जो पहले से बस भरी है, ट्रेन भरी है, उसमें उथल पुथल हो जाती है, लेकिन आपके लिए जगह बन जाती है। राज ठाकरे अपनी जगह महाराष्ट्र की राजनीति में, पॉलिटिक्स में बनाना चाहते हैं, और बस महीने से वही चालू हो रहा है, जी वही चल रहा है। लेकिन ना हमारे जर्नलिस्ट ना मीडिया समझ पा रहा है, इसलिए कोई उसका एनालिसिस नहीं कर पा रहा। भाव, प्रतिपक्ष की शुरुआत कैसे हुई थी, ये आइडिया दिमाग में कैसे आया? ठीक है, आप महाराष्ट्र के कई अखबारों के संपादक और कार्यकारी संपादक रहे, कई पुस्तकों के रचयिता आप हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जो आधुनिक मीडिया है, क्योंकि इधर हम देख रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया कहा जाता है जिसको, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी मीडिया हाउसेज, चैनल्स के, उन्होंने एक तरीके से कहीं ना कहीं निराश किया है लोगों को। उनकी जो अपेक्षाएं थी वो फुलफ़िल नहीं हुई हैं। ऐसे में अगर हम देखते हैं कि जो संपादक रहे हैं या अच्छी पोजीशन में रहे हैं, पत्रकारिता में लेखक रहे हैं, उन्होंने जब अपने चैनल शुरू किए तो उनको लोगों ने एक तरीके से हाथों हाथ लिया है। इनके ऊपर इतना विश्वास लोगों का जमना और मेन स्ट्रीम के मीडिया के प्रति मोहभंग होना, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं ये शो करती हैं कि जो मूल पत्रकारिता, जिसको मेन स्ट्रीम का मीडिया कहा जाता है, उसने लोगों को निराश किया। इसलिए आपके जैसे, हमारे जैसे, संजय दीक्षित जैसे, या और मैं 2-4 नाम गिना सकता हूँ, उनके जो चैनल हैं उनको लोगों ने हाथों हाथ लिया है, पसंद किया है, उनको अपना समर्थन दिया है। नहीं, क्या हो गया कि देखिए, पत्रकारिता ये इंडिविजुअली बात है। मुझे कुछ कहना है, कुछ लोगों को सुनना है, इस बीच में जो बिजनेस लेकर आए उसको मीडिया हाउस बोलते हैं। मीडिया हाउस का मतलब जर्नलिज्म नहीं होता, वो बिजनेसमैन होते, और वो अपना बिजनेस मॉडल बनाते हैं, रेवेन्यू मॉडल बनाते हैं, और पत्रकारिता का रेवेन्यू मॉडल से कोई मतलब ही नहीं बनता जी, मतलब ही नहीं बनता। इसलिए जो मीडिया हाउस की पत्रकारिता है वो मिलावट है, वो मिलावट है। हमारी पत्रकारिता मिलावट नहीं है। हमको YouTube वालों ने एक सुविधा दी है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे सर पर कोई बोझ नहीं है कि भाई ये मत चलाओ, वो मत चलाओ। हम जो कुछ कहना चाहते हैं कहते हैं, और जो कुछ हमारा लोगों को सुनना है उसके बीच में कोई भी नहीं है। हाँ, अचानक एक दिन शायद YouTube हमारा चैनल बंद कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक हमें ये स्वतंत्रता है तो हम बोलते रहेंगे, और जिनको ये सुनना है वो सुनते रहेंगे। उसके बीच में ना कोई बिजनेस मॉडल आ सकता है, ना कोई रेवेन्यू मॉडल आ सकता है, और यही YouTube जैसे चैनल की खासियत है, और यही लोगों को पसंद आ रही है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये ऑनलाइन मीडिया। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है, अमेज़ॉन का मतलब क्या होता है, कोई कहाँ कुछ बना रहा है और हम ग्राहक है, इसके बीच में कोई दलाल सप्लायर नहीं है। डायरेक्टली जो बनाता है वो आपको भेज सकता है। अमेज़ॉन या ऑनलाइन मार्केटिंग जो होता है उसी ढंग से हम जो बनाते हैं आपके पास डायरेक्ट आता है, आपके पास डायरेक्ट आता है। तो इसलिए बिचौलिया ख़त्म हो गया। अब YouTube मीडिया जो है या और कोई ऐसे मीडिया जो है, सोशल मीडिया, उसकी खासियत ये है कि बिजनेस हाउस, इन्वेस्टर या रेवेन्यू, ये सब बिचौलिए यहाँ से निकल गए हैं, और इसलिए हम एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कोई गेहूं की फसल उगाता है, हमको गेहूं खरीदने हम डायरेक्टली परचेस कर सकते। तो ये और एक तरीके से बोलो तो मोदी जी ने जो किसान कानून किए थे उसी ढंग से इसमें भी रिवोल्यूशन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ। आप जानते हैं भाऊ को आमंत्रित किया था मैंने, और भाऊ आए हैं। बड़ी लंबी बातचीत हुई हैं हमारी, बड़ी अनौपचारिक, औपचारिक, जो घर घरेलू गृहस्थी की बातें होती हैं वो भी हुई हैं। हमारा परिवार, उनका परिवार मिल कर के बैठे हैं, भोजन किया है, और
सच कहूँ तो आप लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि मेरे स्टूडियो में आज भाऊ पधारे हैं, तो आपके लिए एक सरप्राइज़ भी दिया जाए। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।